वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 603 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का दूसरा लेक्चर है। इसमें अडेप्टिंग टू चेंज का टॉपिक है। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्वाइवल होती है यानी सर्वाइव करती है ऑर्गेनाइजेशन इसी चीज़ के ऊपर करती है कि वो चेंज करे, वक्त के साथ साथ चेंज करे। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि ऑर्गेनाइजेशनल की सर्वाइवल डिपेंड करती है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के ऊपर, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर पे। जो इंटरनल फैक्टर्स है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फैक्टर्स है वो, और जो एक्सटर्नल फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन से जो बाहर है, उनकी कंटिन्यूसली तौर पे मॉनिटरिंग करना यानी लगातार उनकी निगरानी करना। उसके अलावा वेल टाइम चेंज। अब जो चेंज लेकर आना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो वेल टाइम होना चाहिए यानी वक्त पे चेंज हो, वक्त के मुताबिक चेंज हो ऑर्गेनाइजेशन, तो उसी को हम कहेंगे वेल टाइम चेंज। सो चेंज जो आता है वो इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज होता है, इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स होता है, इन टर्म्स ऑफ मर्जर में नहीं होता है, इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक मतलब स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। सो इफेक्टिव एडेप्टेशन के लिए जरूरी होता है कि लॉन्ग रन फोकस हो, फोकस शॉर्ट रन नहीं हो बल्कि लॉन्ग रन हो। सो इस मेजर स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जो मेजर क्वेश्चंस हैं जो पूछने चाहिए वो क्या है कि आर वी इन द राइट इंडस्ट्री, कि हम सही इंडस्ट्री में हैं नहीं। इसके अलावा व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस शुड वी बिकम, किस तरह का बिजनेस हम बनना चाहते हैं। एंड डू वी नीड टू रीमॉडल अवर बिजनेस, क्या हमें अपने बिजनेस को रीमॉडल करने की ज़रूरत है यानी दोबारा से मॉडल बनाने की अपने बिजनेस की। इसके अलावा हु आर आवर न्यू कंपेटिटर्स, हमारे नए कंपेटिटर्स कौन कौन हैं। एंड इन व्हाट वे आर आवर कस्टमर्स चेंजिंग, किस तरीके से हमारे कस्टमर चेंज हो रहे हैं। एंड व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजीज, और हमारी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए। सो स्ट्रेटजिस्ट, अब स्ट्रेटजिस्ट वो लोग होते हैं जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, ये वो लोग होते हैं जो स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं। सो ये वो लोग होते हैं जिनके एक्शंस ऑर्गेनाइजेशन को बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। और ये कई सारे इनके पास टाइटल्स होते हैं, जॉब टाइटल्स वगैरह होते हैं, जैसे कि ये ऑनर या प्रोपराइटर भी हो सकता है कोई, ये चेयरमैन भी हो सकता है, ये कोई प्रेसिडेंट भी हो सकता है, ये CEO भी हो सकता है यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसके अलावा ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हो सकता है और कोई एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है। तो इनमें से कोई एक टाइटल हो सकता है एक स्ट्रेटेजिस्ट का। तो इनमें से जितने भी ये नाम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं टाइटल्स के, ये सारे लोग जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकते हैं। और इनकी जो की हुई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर रही होती है। या तो ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, ग्रो कर जाती है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन उससे टूट भी सकती है। सो विजन स्टेटमेंट, अब है आपके सामने विजन स्टेटमेंट। विजन स्टेटमेंट क्या है, व्हाट वी वांट टू बिकम, यानी कि हम क्या बनना चाहते हैं। जिस तरह से बचपन में बच्चों से पूछा जाता है कि बड़े होके क्या बनोगे, तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन स्टेटमेंट है वो इसी चीज के बारे में होता है कि क्या बनना चाहते हैं हम, यानी ऑर्गेनाइजेशन क्या बनना चाहती है। एंड ऑफन कंसिडर्ड फर्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये एक तरह से फर्स्ट स्टेप इसको कंसिडर किया जाता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में। पहला स्टेप जो होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का वो विजन स्टेटमेंट को ही कंसिडर किया जाता है, और ये एक्सप्रेस किया जाता है सिंगल सेंटेंस से, यानी कि सिर्फ एक ही सेंटेंस शामिल होता है विजन स्टेटमेंट में, एक से ज्यादा सेंटेंस शामिल नहीं होता है। जबकि मिशन स्टेटमेंट में जो होता है उसमें एक से ज्यादा सेंटेंस शामिल हो सकते हैं। सो नाउ द मिशन स्टेटमेंट। अब मिशन स्टेटमेंट क्या है, मिशन स्टेटमेंट जो है व्हाट इज द रीजन ऑफ अवर बिजनेस। अब विजन स्टेटमेंट तो था कि हम क्या बनना चाहते हैं, लेकिन ये जो है कि रीजन क्या है हमारे बिजनेस का, हम जो कारोबार हो रहा है उसका आखिर रीजन क्या है। कारोबार होने का कोई ना कोई रीजन जरूर होता है, जारी बात है कोई भी कंपनी अगर कारोबार कर रही है तो उसका कोई ना कोई रीजन है। तो अब जो रीजन है वही मिशन स्टेटमेंट में होता है। और इसके अलावा ये एक एंड्योरिंग किस्म का स्टेटमेंट होता है पर्पस का। एंड्योरिंग से मराद जैसे कि लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये लॉन्ग लाइफ होती है इसकी। ऐसा नहीं होता कि हर महीने 2 महीने बाद इसको चेंज किया जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता। कई सालों के बाद अगर जरूरत पड़े तो तब जाके चेंज होता है, अदरवाइज जो है ये एंड्योरिंग होता है ये। और ये डिस्टिंग्विश करता है एक फर्म को दूसरी सिमिलर फर्म से। अब फॉर एग्जांपल दोनों मेडिसिन की फर्म्स हैं, लेकिन मिशन स्टेटमेंट से पता चलता है कि एक फर्म दूसरी फर्म से डिफरेंट क्यों है, किस वजह से डिफरेंट है। और ये वैल्यूज को भी डिस्क्राइब करता है और प्रायोरिटीज को भी, ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज है ऑर्गेनाइजेशन की, और जो प्रायोरिटीज हैं जो उसकी तरजीहात वगैरह हैं, तो वो भी उसको भी ये डिस्क्राइब कर रहा होता है ये। सो नाउ दी अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। अब आपने शॉर्ट एनालिसिस तो पढ़ा होगा, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। तो ये है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, और ये एक्सटर्नल होती हैं। अब ये वो फैक्टर्स होते हैं अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट जो हार्म भी कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को और बेनिफिट भी दे सकते हैं।
ये देखना होता है कि हार्म करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं और बेनिफिट करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं। अब इनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर होते हैं, जाहिर बात है। सियासी तौर पे जो हालात हैं या कानूनी तौर पे जो भी कानून वगैरह हैं वो इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर शामिल हैं, जो माशी सूरत हाल है वो इसमें शामिल है। और सोशल फैक्टर है, यानी कि माशरती तौर पे क्या सूरत हाल है, माशरा कैसा है, वो इसमें शामिल होता है। उसके अलावा कल्चर, माशरे का जो कल्चर है वो कैसा है किसी भी सोसाइटी का। और डेमोग्राफिक फैक्ट, एनवायरनमेंट यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन कैसा है। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आए हैं, टेक्नोलॉजी में जो चेंज आ रहा है वो। एंड कॉम्पिटिटिव ट्रेंड, जो कॉम्पिटिटिव ट्रेंड है, कंपटीशन का जो ट्रेंड है वो। तो फर्म्स क्या करती हैं, जो भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है उसको अवेल करती हैं, और जो भी कोई थ्रेट होता है उसको जाहिर बात है वो उससे बचती हैं या उसको कम करने की, उसका असरात को कम करती हैं। और जाहिर बात है ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं तमाम, ये सिंगल फर्म के कंट्रोल से बाहर होते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल होते हैं, ये बाहर होते हैं, इसको कोई एक फर्म कंट्रोल नहीं कर सकती इन तमाम फैक्टर्स को। नाउ द इन्वायरमेंटल स्क्रीनिंग। अब इन्वायरमेंटल स्क्रीनिंग का क्या मतलब है। इन्वायरमेंट को स्क्रीन करना, उसको रिव्यू करना। इसमें इंडस्ट्री एनालिसिस आता है। इंडस्ट्री एनालिसिस क्या है, ये इसका मतलब ये कि वो प्रोसेस जिसके जरिए कलेक्ट की जाती है एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन, जो बैरूनी इन्फॉर्मेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की जो इन्फॉर्मेशन है। और लॉबिंग को यूज किया जाता है एक टूल के तौर पे, ताकि इन्फ्लुएंस किया जा सके एक्सटर्नल फैक्टर्स को, असरअंदाज किया जा सके वो फैक्टर्स जो एक्सटर्नल है, जो बाहर है। नाउ द इंटरनल असेसमेंट। अब इंटरनल असेसमेंट जो की जाती है, इंटरनल एग्जामिनेशन जो की जाती है, इसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस आ जाती है। अब जो स्वाट का अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट वाला हिस्सा था वो तो आ चुका है, अब है स्ट्रेंथ और वीकनेस वाला हिस्सा, जो इंटरनल वाला हिस्सा है। तो इसमें जो है ये फैक्टर्स जो होते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस के, ये जाहिर बात है कंट्रोलेबल फंक्शंस होते हैं। जाहिर बात है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इनको कंट्रोल कर सकती है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। और इनमें जाहिर बात है जो फंक्शनल एरिया से रिलेट होते हैं ये, जैसे कि मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, अकाउंटिंग है, प्रोडक्शन ऑपरेशंस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अब इन तमाम फंक्शनल एरिया से रिलेटेड कोर्सेज भी आपने अब तक पढ़ लिए होंगे, ज़्यादातर कोर्सेज। तो ये जो है वो फंक्शनल एरियाज होते हैं, और ये तमाम जो जितने भी ये फंक्शनल एरियाज हैं इनसे रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट वगैरह हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होते हैं, क्योंकि ये अंदर होते हैं। सर्वे किए जाते हैं एग्जामाइन करने के लिए इंटरनल फैक्टर को, देखने के लिए कि इंटरनल फैक्टर्स कैसे हैं, स्ट्रेंथ है ऑर्गेनाइजेशन के पास या नहीं है, कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स है, कौन कौन सी वीकनेसेस है। इसमें एम्प्लॉय मोराल देखा जाता है। एम्प्लॉय मोराल से मुराद एम्प्लॉय की कितनी सेटिस्फेक्शन है वो देखा जाता है, कि कितना ज़्यादा वो सेटिस्फाई है। तो वो स्ट्रेंथ बन सकती है, अगर जितना एम्प्लॉय अगर सेटिस्फाई अगर नहीं है तो फिर वो वीकनेस बन जाएगी। उसके अलावा प्रोडक्शन की एफिशिएंसी देखी जाती है। एफिशिएंसी से मुराद, ये वर्ड तो शायद आपने पढ़ लिया होगा बेसिक मैनेजमेंट के कोर्स में। एफिशिएंसी का मतलब होता है इनपुट आउटपुट रेशियो, कितने इनपुट से कितना आउटपुट आ रहा है। जितना ज्यादा इनपुट, जितने कम इनपुट से जितना ज्यादा आउटपुट आएगा उतनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी, तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी उसी चीज में आ जाती है। उसके अलावा एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस, की एडवर्टाइजमेंट जो कर रही है ऑर्गेनाइजेशन वो कितनी इफेक्टिव है, उससे कितने कस्टमर जो है वो आ रहे हैं, कितने कन्वर्ट्स हो रहे हैं कस्टमर में, और कितनी लीड्स आ रही हैं, लीड कितनी जनरेट हो रही है, यानी कि पोटेंशियल कस्टमर्स कितने हैं। और उसके अलावा कस्टमर की लॉयल्टी, कि कस्टमर कितना लॉयल है। ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा कस्टमर है वो कहीं और से भी प्रोडक्ट खरीदता है या वो सिर्फ हमसे ही खरीदता है। तो ये भी कस्टमर की लॉयल्टी है। अगर कस्टमर लॉयल है तो वो जाहिर बात है स्ट्रेंथ होगी, कि वो सिर्फ हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट यूज कर रहा है। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।